सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच ठाकुर साहब बिहार पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी को आपत्ति हो तो मेरे ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे मेरी जानकारी के स्रोत आप सबों को पता है, इंटरनेट, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं जिन्हें मैं रोजाना देखता और पढ़ता हूं। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा मज़ा आता है। आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल देखकर ज़रूर थोड़ा बहुत जान लिया होगा कि मैं एक यूट्यूबर की लिमिटेशंस, उनकी मर्यादा और उनके कर्तव्यों के बारे में भी बात करूंगा। मैं एक हालिया विवाद जो बिहार में काफ़ी तूल पकड़ रहा है, तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई का मामला जिस पर बहुत राजनीति हुई, उस पर भी बात करूंगा। और एक बहुत ही नामी गिरामी यूट्यूबर, जिन्हें मैं यूट्यूबर बोलता हूं, उन्हें बहुत लोग पत्रकार मानते हैं, बहुत लोग समाज सुधारक मानते हैं, बहुत लोग समाज सेवक और बहुत लोग उनमें राजनेता की छवि भी देखते हैं आगामी समय के लिए। फिलहाल मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं तो मैं एक पत्रकार नहीं हो सकता। हाँ, मेरे चैनल का थीम न्यूज़, पॉलिटिक्स और इस तरह के ही कंटेंट्स होते हैं, तो मैं खुद को एक कंटेंट क्रिएटर या बहुत अधिक बोलूं तो न्यूज़ रीडर बोल सकता हूं। लेकिन मैं अगर खुद को जर्नलिस्ट बोलने लगूं तो ये जर्नलिस्टों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। जर्नलिज्म इतनी आसान, इतनी सस्ती चीज होती दोस्तों, तो करीब 2 करोड़ चैनल हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं हर साल। इतने सारे जर्नलिस्ट पैदा हो जाएंगे, सबसे अधिक जर्नलिस्ट ही होंगे, जिधर देखो जर्नलिस्ट ही जर्नलिस्ट होंगे। फिर तो कोई भी चैनल बना देगा, तक धीना धिन धा, डिस्को डांसर, डांडिया डांसर, गांव का डांसर, सब खुद को अगर जर्नलिस्ट बोलने लगे तो सोच के देखो कि ये जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म का अपमान हुआ या नहीं। खैर, बढ़ेंगे आगे। एक जर्नलिस्ट होने के लिए किस बात की जरूरत है? सबसे पहली और बेसिक जरूरत यह है कि आपको जर्नलिज्म का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, आप में बोलने का तरीका, सलीका होना चाहिए। किसी रजिस्टर्ड जर्नलिज्म की फर्म से आपको अथॉरिटी प्राप्त होनी चाहिए कि आप उस फर्म में एम्प्लॉय हैं, या फिर आप अपने किसी रजिस्टर्ड फर्म जो कि जर्नलिस्ट से रिलेटेड हो उसके मालिक हैं, तो ही आप खुद को जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म सेक्टर में काम करने वाला इंसान बता सकते हैं। मैं खुद को एक जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं मानता, ना मैं हूं ना मैं हो सकता हूं, भविष्य की बात नहीं जानता। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर, एक कंटेंट क्रिएटर और एक न्यूज रीडर हूं। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तमिलनाडु में जो श्रमिकों की पिटाई का मामला था उस पर बहुत सारे राजनेताओं ने, कई राजनीतिक दलों ने, खास करके विपक्ष के नेताओं ने, जो बिहार के विपक्ष हैं, भाजपा और उनके सहयोगी, इन्होंने आवाज उठाई। पप्पू यादव जी एक बड़े नेता हैं, बिहार के फायर ब्रांड नेता, उन्होंने भी इस मामले को उठाया। बिहार विधानसभा में भी ये मामला गूंजा। विपक्ष के नेता सिन्हा जी हैं, विजय बाबू, उन्होंने भी उठाया। यहां तक कि सत्ता का नेतृत्व कर रहे नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारी को तमिलनाडु तक भेजा जांच करने के लिए। इन सब में कोई विवाद नहीं हुआ था। तब तक तेजस्वी यादव सिर्फ इस बात से इनकार कर रहे थे कि इस तरह की कोई घटना तमिलनाडु में हुई है कि बिहार के लोगों को, हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है। खैर, छिटपुट खबरें आ रही थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाया। मैंने भी करीब 20-22 वीडियो जैसे देखे जिसमें इस तरह के घटना की बात की गई थी, संदेह व्यक्त किया गया था। पप्पू जी तो धरने तक पर बैठ गए थे। इसी बीच एक खास यूट्यूबर, जिनके कि मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जिनके बोलने की शैली लोगों को इतनी पसंद है कि उनके करीबन 25 लाख सब्सक्राइबर हैं, फिलहाल कुछ कम गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए शायद कुछ सब्सक्राइबरों ने उनका साथ छोड़ा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया जाता है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? लोगों ने यह नहीं सोचा कि आखिर एक यूट्यूबर के पीछे
पुलिस प्रशासन या सरकार का कोई नेता क्यों लगा पड़ा है। 4 या 5 सालों से करीब वो यूट्यूबर वीडियो बना रहे थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, सरकार के पक्ष में उन्होंने शायद ही कोई वीडियो बनाई होगी। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, भाजपा भी सरकार में शामिल थी, तो भी वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। और आज जब महागठबंधन की सरकार है तो भी वो सरकार के खिलाफ बोला करते थे। सरकार की हर योजनाओं में उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई देता था, हर सरकारी अधिकारी उन्हें चोर दिखाई देता था। हर काम करने वाला इंसान जो सार्वजनिक क्षेत्र में है वो उसकी रेलाई करने के लिए लगे रहते थे और लोगों को, दर्शकों को उनका ये रूप बेहद पसंद आता था। खैर, अभी तक तो सरकार की नजर उन पर नहीं पड़ी थी, ना ही उनकी जाति को टारगेट किया जा रहा था। वो 5 सालों से लगातार सरकार की खिंचाई और सरकारी अधिकारियों की रेलाई करते आ रहे थे। लेकिन इस मामले में ये एक मामला साधारण मामला नहीं था, 2 राज्यों के बीच के संबंध का मामला था। तमिलनाडु में बहुत दिनों से बिहार के लोग जाते हैं, काम करते हैं और आज तक ऐसा कोई विवाद महाराष्ट्र में सुनने को मिलता था। बंगाल में भी काफ़ी सुनने को मिला था कि बंगाली और बिहारियों के बीच झड़पें आम हैं, लेकिन तमिलनाडु और बिहार के लोगों के बीच का तो कोई मामला आज तक नहीं आया था। कहा गया प्रशासन के द्वारा कि पटना के जक्कनपुर में एक कमरे में एक वीडियो को शूट किया गया और उस वीडियो को मद्रास के किसी जगह का बताकर, किसी श्रमिक की पिटाई का बताकर वायरल किया गया। उस वीडियो को वायरल करने में मनीष कश्यप नामक एक यूट्यूबर की भी भूमिका थी। उन्होंने भी अपने चैनल से इसको पोस्ट किया। खैर, उस वीडियो को और भी कई लोगों ने पोस्ट किया, इसलिए इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी होने का मामला मैं बताता हूं आपको। मुझे जैसे कि सूत्रों से पता चला है कि वो तमिलनाडु खुद गए इस मामले के उठने के बाद और वहां उन्होंने फर्जी तरीके से वीडियो चलाए, पोस्ट किए और फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की। वो वीडियो चूंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर थे मनीष कश्यप के, बिहार में वायरल हुआ और बिहार सरकार की नज़रों में आया, जिसे फौरन तमिलनाडु की सरकार को भेजा गया। वहां के डीजीपी ने वीडियो को देखते ही फौरन बोला कि ये फेक वीडियो है, ये तमिलनाडु की किसी भी घटना से जुड़ा हुआ वीडियो है ही नहीं। बस फिर क्या था, इतनी सी बात थी और मनीष कश्यप के पीछे बिहार और तमिलनाडु दोनों स्टेट की पुलिस लग गई। मैं नहीं कहता कि मनीष कश्यप गलत हैं, मनीष कश्यप सही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की जांच की गई और पता चला कि वाकई ये वीडियो फेक था। इसके बाद बिहार के कई अलग अलग थानों में बिहार पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा मनीष कश्यप पर झूठे न्यूज फैलाने के आरोप में करीब 14 एफआईआर दर्ज की जाती है। उधर तमिलनाडु पुलिस ने भी मनीष कश्यप के ऊपर करीब 12 या 13 एफआईआर किए। इन पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हो जाने के बाद स्वाभाविक सी बात थी कि पुलिस इनको खोजेगी। पुलिस ने इनको खोजना प्रारंभ किया और ये महान यूट्यूबर भागने लगे। ये छुप छुप कर वीडियो बनाने लगे और उस वीडियो में इन्होंने सत्ता को टारगेट करना शुरू किया। इन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम लेकर उनको टारगेट किया और कहा कि वो जातिगत दुर्भावना से प्रेरित होकर उनको अरेस्ट करवाना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हैं। ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने की जिसका कोई तर्क नजर नहीं आता। आखिर क्यों तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को टारगेट करेंगे? अगर उनके हाथ में पुलिस प्रशासन होता, गृह मंत्रालय आप सबों को पता है नीतीश जी के अंडर में है और पुलिस प्रशासन नीतीश जी के कहने पर काम करती है। दूसरी बात, मनीष कश्यप का आज तक नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव ने, आप क्यों डायरेक्ट नाम ले रहे हो? करीबन 50 यूट्यूबर्स को बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा था इस मामले में, फेक न्यूज फैलाने के मामले में, लेकिन किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई। आखिर मनीष कश्यप क्यों गिरफ्तार हुए? उनके एटीट्यूड की वजह से, उनके गलत बयानी की वजह से। उन्होंने सरकार को गिराने का अल्टीमेटम दे दिया कि मैं 180 दिन में जेल से आऊंगा और तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। तेजस्वी यादव, ये क्या बात हुई भाई? ये तो एरोगेंस हुआ, इसको तो घमंड बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। और आप अपने सब्सक्राइबर के दम पर किसी की सरकार गिरा दोगे, इस तरीके से बोलोगे तो भाई वो तो सरकार है,
उसने कोई कार्रवाई आप पर कर दी तो क्या गलत किया और कानून के दायरे में आप पर कार्रवाइयां हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिसने अपने हालिया फैसले में बताया था और कोट किया था 1962 के एक मामले का जो केदारनाथ बनाम बिहार सरकार ही था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट कहा गया था कि हर नागरिक का, पत्रकारों को तो बहुत ज्यादा अधिकार है, एक आम नागरिक, एक यूट्यूबर को यह अधिकार है कि वो सरकार की किसी भी कार्य से असहमति जाहिर करे, वो सरकार के कार्यों का विरोध भी करे, वो सरकार की आलोचना करे, उस पर व्यंग करे, लेकिन उसके व्यंग में अराजकता फैलाने का इरादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके आलोचनाओं में, सरकार के ऊपर किए गए आलोचनाओं में आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने का इरादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी आलोचना को अवैध माना जाएगा, आप दंड के भागी होंगे। लेकिन अगर एक मर्यादित तरीके से, अगर एक असहमति का एक अधिकार होता है जो कि एक बेसिक अधिकार है हर नागरिक का, हम सरकार के किसी भी कार्यों से असहमत हो सकते हैं, मैं भी होता हूं, मैं भी नीतीश कुमार जी के खिलाफ वीडियो बनाता हूं, बोलता हूं, मजाक करता हूं, व्यंग करता हूं, मैं भी तेजस्वी जी के खिलाफ बना सकता हूं, मोदी जी के खिलाफ बना सकता हूं, यह मेरा अधिकार है। लेकिन उसकी एक मर्यादा है जो कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है। असहमति का अधिकार हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर जगह मान्य होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की है कि हर नागरिक के पास असहमति का अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। उस मर्यादा को मनीष कश्यप जी ने शायद नहीं माना और इसको जातिगत दुर्भावना से जोड़कर दिखाने की कोशिश की, सत्ता को अल्टीमेटम दिया। इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद भी थोड़ा पोलाइटनेस दिखाना चाहिए था, वो एरोगेंस दिखाने लगे। इसका प्रतिफल ये हुआ कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब उनके समर्थक, उनके व्यूअर्स या उनको चाहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि उनके 42 लाख रुपए को फ्रीज कर लिया गया है। तो इस मामले पर भी आपको बताता चलूं दोस्तों कि बिहार सरकार की ईओयू, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट होती है, उसने उनके खातों को सिर्फ फ्रीज किया है। फ्रीज का मतलब यह नहीं होता कि उसके पैसे को ले लिया गया, उस पर जांच हो रही है। अगर वो पैसा वैध होगा तो उनको वापस मिलेगा। अगर उन्होंने उस पर टैक्स दिए होंगे जैसे जैसे वो पैसे आए हैं, तो वो उनका पैसा है, वो 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस पैसे में से अनियमितताएं निकलेंगी, अगर उन बैंक ट्रांजैक्शंस में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस और दिखेंगे और टैक्स की कोई जानकारी नहीं मिलेगी ईओयू को, तो निश्चित रूप से उनके पैसे से जुर्माना काट कर उनको वापस लौटा दिया जाएगा। मनीष कश्यप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं भी, लेकिन इस तरह की काम, इस तरह के कृत्य जो उन्होंने किए, उन्होंने सरकार को टारगेट करना शुरू किया, अल्टीमेटम देना शुरू किया, इसका मैं कहीं से समर्थन नहीं करता। जाति को मैं अलग रखकर चलना चाहता हूं। मैं विवेकानंद के उस सिद्धांत का समर्थक हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस तरह से पूरे समाज को जातियों में बांटने की जो साजिश आजकल कुछ लोग कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हो या समाज में विद्वेष फैलाने के लिए कर रहे हो, इन सब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ये मेरी निजी राय है और इसके मानने के लिए कोई भी इंसान बाध्य नहीं है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आप कमेंट में मुझे गालियां भी लिख सकते हैं, लिखोगे भी। मनीष कश्यप के बहुत सारे समर्थक हैं जो मुझ पर गुस्सा हो रहे होंगे, लेकिन मैं वही बोलता हूं जो मेरे मन में आता है, जो मुझे सही लगता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है और मैं फिर बात करूंगा इस मामले पर आकर, अगर बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं आई तो। अन्यथा सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मनीष कश्यप अगर बेगुनाह है तो सरकार भले गलत कर रही हो, प्रशासन गलत कर रही हो, लेकिन न्यायपालिका उनको बाइज्जत बरी करेगी और वो बेदाग होकर बाहर निकलेंगे। इसलिए धैर्य बनाए रखें। समाज में जाति के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों का साथ न दें। कृपया शांति बनाए रखें। कानून सबके लिए बराबर है। बड़े बड़े लोग जेल जाते हैं, एक यूट्यूबर भी जेल गया है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उन्होंने कुछ तो गलत किया होगा जो उन पर 14 मुकदमे हैं, पहले से मुकदमा था, कुर्की जब्ती भी हो रही थी, और वो एक प्रोफेशनल इंसान है, ये भी मानकर चलो। उनके बारे में एक और छोटी सी घटना बताकर वीडियो को समाप्त करूंगा कि एक उनका दोस्त ही था जिन्होंने उनके ऑफिस फ़ोन किया, पटना में बोरिंग रोड में उनका ऑफिस है, उनके मैनेजर ने उठाया और उस दोस्त ने कहा कि एक पटना के डॉक्टर
आपके क्षेत्र में फ्री में कैंप लगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मरीजों को निःशुल्क, गरीब मरीजों को सेवा दें, चिकित्सा करें, कृपया मनीष कश्यप जी अगर अपने चैनल पर एक बार बोल देंगे कि इन डॉक्टर साहब की निःशुल्क सेवा को लेने के लिए फलाना फलाना जगह पर आएँ, गरीबों को बहुत मदद होगी। तो आपको पता है, सूत्रों से पता चला है, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि ये सत्य ही होगा, उस मैनेजर ने उनको बोला कि 2.5 लाख रुपया लेंगे मनीष कश्यप इस बात को बोलने के लिए सिर्फ। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रोफेशनल इंसान है, वो अपने जीविका के लिए यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, उसको जाति से जोड़ना या उसको पंथ मजहब से जोड़ देना और समाज में विद्वेष फैलाना, अराजकता की स्थिति फैलाना कहीं से भी सही नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करूंगा, चूंकि मुझे बाहर निकलना है। फिर मिलेंगे शाम में, देखेंगे कितने लोगों ने देखा। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।